चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। और वेरिएबल फोर्सेस हैं क्या? वेरिएबल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which are varying with respect to space and time. Those forces which are varying with respect to space and time. जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई फोर्स अवेलेबल है एंड दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 न्यूटन। 4x square minus 2x plus 1 Newton. This is the force available to you. Work done by variable forces. 4x square minus 2x plus 1. अगर यहाँ पे आपको कहा जाए, कि what is the work done, so how you will calculate the work done? Work done will be F dx फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। और अगर आपको यहां से कहा जाए कि फाइंड वर्क डन इन मूविंग find work done in moving particle from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर। सो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका f dx हम करेंगे एंड दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड वी विल पुट द लिमिट 0 to 2 और यहाँ से 4x क्यूब by 3 minus 2x square by 2 and from 0 to 2. Work done is 4 into 2 cube upon 3 minus square plus 2 and minus 0. And this is equal to 32 by 3 minus 2. ये आ जाएगा आपका 1 पाई। ये समझ में आया? Yes, sir. So whenever, first point, whenever force is function of position, then work done equal to F dx. Work done equal to F dx. x1 to x2. लिमिट कहां से कहां पुट करना है? फ्रॉम x1 to x2. x1 to x2. समझ में आया? Yes, sir. गुड। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। Yes.
Yes sir, हो गया. चलिए आगे बढ़े. अब देखिए Yes sir. when force is given as function of time. When force is given as function of time. Like अगर आपको f दिया हुआ है, some function of time, let's say it is 2t minus 4 न्यूटन. यहां से अगर आपको वर्क डन कहा जाए फ्रॉम इक्वल टू इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा. यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है फोर्स इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, तब कैसे इसको सॉल्व करना है. आप जानते हैं कि dp by dt इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ. यहाँ पर आपको एक और चीज गिवन होगी, मास गिवन होगी. लेट्स से मास इज 10 kg. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ, और इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, दैट इज Ft. ठीक है. तो अगर हम dp by dt इसको लिखें 2t minus 4 and this is equal to m dv by dt. बताइए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, dv. इसका और इजी मेथड है, इसको हम पढ़ाने से पहले आपको ये वाला मेथड बताते हैं. वो मेथड थोड़ा समय बाद बताएंगे, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तब आपको वो मेथड बताएंगे. अभी आप ये सीखिए. dv इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/m इंटू dt minus 4 dt. यहाँ से हो गया 1/10 इंटू 2t minus 4. देखिए यहाँ पर dv हो गया. ये वो लिमिट एक बाउंड्री कंडीशन की प्रोवाइडेड होगी कि वेलोसिटी वाज 0 एट इक्वल टू 0. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब 0 था तो वेलोसिटी 0 था, निकालना है आपको एट सम टाइम t इक्वल टू आपको हो गया. यहाँ से v क्या मिल गया आपको, 1/10 square minus 4t, and we can say t square minus 2t upon 5. सर 2t स्क्वायर वहाँ है सर. 2t स्क्वायर ये 5 हो गया ना, 2 से 10. सर 2t स्क्वायर t स्क्वायर 2t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, ये कह रहे हो 2 से है ना. तो कट जाएगा सर 2 और ये हो जाएगा आपको t की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 4t अपॉन, हमें v मिल गया बच्चे अपॉन 10. इसे हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने वो नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको यहाँ से ऐसे बता देता हूँ कि v को हम लिख सकते हैं dx बाई t स्क्वायर माइनस 4t अपॉन 10. सो dx कैन बी रिटेन एज t स्क्वायर माइनस 4t अपॉन t स्क्वायर 4t into 2. dx मिल गया. तो बताइए वर्क क्या हो जाएगा आपका, f dx, और f dx क्या हो जाएगा, dx माइनस 4, और dx की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर माइनस 4t. So we have w equal to t minus 4 square minus dt on 8. समझ में आया? 10. यस सर. क्या सारा स्टेप क्लियर है? यस सर. ऊपर में bc क्या है, b डॉट c क्या बोल रहे हैं?
सर ऊपर में b डॉट c कॉमा d is equals to 0 कॉमा t is equals to 0। थोड़ा सा आवाज आपकी कम है, आवाज बढ़ाइए। सर ऊपर में b डॉट c जो है, अच्छा बी डॉट सी, बी डॉट सी जो है वो आपको Yes, बाउंड्री sir. कंडीशन दी हुई है। जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कहीं भी रहेगा ना, यू विल नीड अ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, t इक्वल टू 0 पर क्या है, वेलोसिटी 0 है। ये दिया हुआ रहेगा तभी तो आप यहाँ पुट करेंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट का फॉर्म आ जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे निकालोगे, इससे बेहतर है कि आपको दिया हुआ रहेगा कि भाई बाउंड्री कंडीशन के t इक्वल टू 0 पर अगर v 0 है तो आपने पहले पुट कर दिया, सो यू डोंट नीड एनी बाउंड्री कंडीशन राइट नाउ। एनी डाउट? देख रहे हो मैंने यहाँ t इक्वल टू 0 पर क्या पुट किया, t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमें बाउंड्री कंडीशन की फिर जरूरत नहीं रही। क्लियर? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। पहले इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा, तो वर्क आ जाएगा आपको 1/10 को बाहर निकाल दीजिए, एक्सपैंड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस 12t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16t, और ये आपका t, ठीक है। आप लिमिट पुट कर दीजिएगा 0 से 2, हो जाएगा। यस सर। यस सर हो गया। यस सर कॉपीड। ठीक है, तो टाइम का फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ये दिया हो जाता है डायरेक्ट, इफ मास इक्वल टू 10 kg मूविंग along path find work done during 1 to 3 second. 10 kg mass is moving along path x equal to 4t square minus 2t plus 10 meter. Find work done during 1 to 3 second. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 लिखेंगे हम dx अपॉन dt। अच्छा फोर्स नहीं दिया है, लेट्स से अब फोर्स इज फोर्स भी देने की जरूरत नहीं है, फोर्स आप निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे ये देखिए फोर्स वेलोसिटी हो गया, ये कितना हो गया 8t माइनस 2, dv बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ से dx बाई dt से आप dx मिल गया, 8 सर। dx आपको मिल गया 8t माइनस 2 इंटू dt। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका रेडी है, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका रेडी है। नाउ dv अपॉन dt क्या हो गया 8 विच इज a। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज नाउ अ कांस्टेंट फोर्स।
10 into 8 yeah 8 and this is 80 Newton. Force is constant now. So work done क्या हो जाएगा? F dx. F dx. So it is 80 into dx कितना है? 8t minus 2. लिमिट फ्रॉम 1 to ये हो गया 80 को बाहर करिए 8t स्क्वायर बाई 2 minus 2t 1 2 3 so w equal to 80 into 4t square minus 2t 1 2 3 80 into 4 into 3 square minus 2 into 3 minus 4 into 1 square minus 2 into 1. So work done कितना हो गया? 80 into 36 36 minus 6 30 minus 4 minus 2 and this is 28. 80 into 28 64 8 गुना 16 और 6 Is that clear? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. आया. अभी एलन वाले मॉड्यूल है ना आपके पास आयुष? Yes, sir. अभी सॉल्व करो उसको, जो भी क्वेश्चंस हो मैसेज डालना MCI पे, ठीक है? Yes, sir. थोड़ा टाइम निकाल के उसको देख लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जब रेगुलर हो जाएगा तो मैं आप लोग का डाउट टाइम बना दूंगा। जब रेगुलर हो जाएगा ना, क्लासेस आपकी जब रेगुलर हो जाएंगी पूरी तरह से, Yes, sir. बैच फॉर्मेशन के थ्रू, तो मैं डाउट टाइम रेगुलर बना दूंगा उसमें, ठीक है? क्लासेस के साथ डाउट टाइम का भी रेगुलरिटी कर दूंगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा मैसेज कर देना, उसी हिसाब से हम लोग टाइम निकाल के अपना कर लेंगे, या क्लास में भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसका बताइए आंसर। Yes, sir. Mass is cool. कितना आंसर आया आयुष? Sir,
सर वेलोसिटी दिया है तो सर dx by dt निकालने के लिए से इंटीग्रेट करना होगा ना। d को क्या लिखेंगे, dx by dt 5t³ माइनस तो सर इंटीग्रेट dx हो गया आपको 5t³ माइनस ये dt। अब आती है बात dv by dt क्या आ जाएगा, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आ जाएगा आपको 15t² माइनस t² प्लस 1, 15t² माइनस 4t। ठीक है, सो फोर्स इक्वल टू mass into acceleration, and mass is 20 kg here, into 15t² minus 4t. So now we can find f dx equal to work, and we all have here 20 kg into 15t² minus 4t into 5t³ minus t² plus 1 0 से इसको सॉल्व करेंगे, इतना समझ में आ गया। प्रोसीजर इज क्लियर? यस सर क्लियर। क्लियर है। ठीक है, लिख लिया आपने? सॉल्व कर दूं क्या? यस सर। सॉल्व कर दूं? नो सर हो जाएगा। ओके, नो सर हो जाएगा सर। ठीक ठीक। यस देखिए, वैसे ही उसी तरीके से है आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जैसे अगर किसी स्प्रिंग को अगर कोई फोर्स लगाकर आप पुल करेंगे, मान लीजिए आप उसको x डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स डेवलप हो गया, kx। अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स डेवलप हुआ, उस फोर्स की वैल्यू क्या है, माइनस kx। अब समझना आपको ये है, आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया, kx, स्प्रिंग के अंदर डेवलप कितना हुआ, माइनस kx। एफ एक्सटर्नल कितना है, माइनस kx। एफ स्प्रिंग कितना है, माइनस kx। माइनस थोड़ा सा इसमें साइन का ध्यान रखना है आपको। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ dx x1 से x2। अब क्या लिखेंगे, kx dx x1 से x2, एंड दिस इज हाफ kx²। आपका ये हो गया x1 से x2। सो वर्क हो गया आपका हाफ k x2² माइनस x1²। दिस इज द वर्क। दिस इज द वर्क। लेकिन अगर पूछा जाए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ, तो क्या लिखेंगे, माइनस kx dx माइनस हाफ kx and this will be half k माइनस स्क्वायर माइनस x1²। और यहाँ माइनस। तो वर्क डन ये एक्सटर्नल फोर्स का हुआ। अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं तो
हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सो आप कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एनी डाउट है? No, sir. Minus of W. Any doubt here? Yes. No, sir. एक सेकंड बेटा। आयुष, Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट आपको काम कहाँ आएगा? स्प्रिंग का निगेटिव जो है पोटेंशियल एनर्जी में काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निगेटिव ऑफ द वर्क डन होता है, वहां आपको ये काम आ जाएगा, वहां आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है ना। अभी के लिए तो हम वर्क डन पे हैं तो वर्क डन पे ही रहेंगे, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये चीज वहां पे काम आएगी आपकी। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. लिखिए। अब देखिएगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग constant 200 Newton per meter from 10 centimeter to 20 centimeter by spring force, and work done in a stretching a spring of a spring constant 200 Newton. Find work done in a stretching a spring of a spring constant 200 Newton per meter from 10 centimeter to 20 centimeter by a spring force. By a spring force. ठीक है, देखिए पूछा गया है बाई स्प्रिंग फोर्स, तो ध्यान रखना है आपको कि जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1। सो माइनस हाफ के की जगह 200 न्यूटन पर मीटर इनटू x2 कितना है 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। सो वर्क डन विल बी माइनस 100 into 0.04 minus 0.01, and this is equal to minus 3 joule. If someone asks you, yes, spring force cover. If someone asks you work done by external force, then it will be minus W spring, and this is equal to minus of minus, and this is 3 joule. This is the work done by a spring force, and this is the work done by external force. Any doubt? No, sir. ऑल ओके बच्चों? Yes, sir. Okay.
तो आपको एक आइडिया लग गया कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स है, if force is some function of time, velocity is function of time, or force is function of some displacement, है ना? In all that cases, Yes, sir. we will use the work done by variable forces. We will use the work done by variable forces. ठीक है? Yes, sir. और चीज समझना है आपको, जैसे वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सारे जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, जितने एक बॉडी पे मोर देन फोर्सेस बहुत सारे लग सकते हैं, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क अलग अलग होगा, ठीक है? सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क जो है वो अलग अलग होगा। जैसे मैं अगर बात करूं, ये 10 kg है मान, यहाँ पर आपका म्यू जो है वो दिया हुआ है 0.5, ठीक है? एंड दिस हाइट इज लेट्स से 20 मीटर, ठीक? एंड दिस थीटा इज 37 degree. Someone asked a 10 kg mass is released from top of inclined surface having mu 0.5. Find work done by first gravity, second friction, and third total work. एक बार सॉल्व करके देखो, इसको ट्राई करो। ट्राई कर रहे हो आयुष? यस सर, कर लें। सर आप बता दीजिए। देखो, देखना, सबसे पहले ग्रेविटी पे बात करते हैं। ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? सीधा डाउनवर्ड mg, एंड व्हाट इज द हाइट अलोंग द फोर्स? आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो mgh। 10 kg मास है, इंटू 10 ले लो, इंटू h 20, एंड दिस इज 2000 G। ग्रेविटी का वर्क डायरेक्ट आ गया, समझ में आया? हमने ग्रेविटी के लिए इंक्लाइंड सरफेस क्यों नहीं, जो इंक्लाइंड सरफेस की लेंथ को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स का पार्ट है। कंजर्वेटिव फोर्सेस में आप डायरेक्ट फोर्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन के लिए मुझे पाथ की लेंथ चाहिए,
फ्रिक्शन के लिए मुझे पाथ की लेंथ चाहिए होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Yes, sir. इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू एन, और इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू, और म्यू कितना है 0.5 इंटू 10 इंटू कॉस 37, और फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो 0.5 इंटू 100 इंटू 4/5, ये हो गया आपको 40 न्यूटन। और बात उठती है कि भाई ये लेंथ कितनी है, ये सरफेस की लेंथ कितनी है। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 37 will be equal to 20 upon s, 37, s equal to 20 by sin 37, that is 20/3 into 5, this is 100/3 मीटर। सो अगर हम फ्रिक्शन का वर्क करें तो Fs निगेटिव वर्क होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क विल बी निगेटिव इनटू s, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स जो हो गया -40 न्यूटन इनटू 100/3, and this is -4000/3, 3. and what is the total work? Total work equal to work done by gravity plus work done by friction, and this is 2000 Friction. minus 4000/3, and this is equal to 2000/3 joule। क्लियर हुआ हर स्टेप को? Yes, sir. इंडिविजुअल फोर्सेस के वर्क को मिक्स मत करना कभी भी। ग्रेविटी एक अपना काम करेगी, फ्रिक्शन एक अपना काम करेगी। आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर mg sin थीटा से आपने क्यों नहीं निकाला, क्या ये दिमाग में आया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. mg yes, sir. mg sin अभी theta सवाल है कि mg sin थीटा से क्यों नहीं निकाला? Yes, sir. ये बता, लिख लो फिर समझाता हूँ क्यों mg sin थीटा की जरूरत नहीं है। क्यों आपको mg sin थीटा की जरूरत नहीं है, समझना। लिख लिया? Yes, sir. हो गया. देखिए mg sin थीटा की जरूरत क्यों नहीं है, मैंने mg को से ही प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करी। mg sin थीटा mg का ही तो एक कंपोनेंट है। अगर ये थीटा है आपके पास, ये हाइट h है, तो मैंने क्या कहा आपको कि यहां से mg यूज करिए और वर्क डन बाय ग्रेविटी को क्या कर लीजिए, mgh करिए। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया कि सर हमने ये mg sin थीटा क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि चलिए ये s को निकालते हैं। Yes, sir. s h by s क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो बताइए s की Yes, वैल्यू sir. क्या हो जाएगी, h by sin थीटा। तो अब हम वर्क डन Sin theta. अगर mg sin थीटा से निकालते हैं तो mg sin थीटा फोर्स इंटू s करेंगे,
and mg sin theta into Yes, h by sin theta. sin theta कैंसल हुआ, क्या मिल गया हमको? अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिकॉज ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमको क्या जरूरत है पाथ की लंबाई निकालने की। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर, समझ। फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं all those forces whose work done does not depend on path. Conservative forces are defined as all the forces whose work done does not depend on path. And non-conservative force are all the forces whose work done depends on path. Only non-conservative force है जो फ्रिक्शन है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन है। इसी फ्रिक्शन के डिफरेंट रूप हैं, डिफरेंट टाइप है, जैसे विस्कस फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। ये सभी फ्रिक्शन का ही पार्ट है, फ्रिक्शन ही है। समझ में आ रही बात? फ्रिक्शन हो, all these forces are non-conservative in nature. Other than these forces, all the forces like electrical forces, magnetic forces, gravitational forces, nuclear forces, all are conservative in nature. Is that okay? Yes sir. Any doubt? No sir, no doubt. Okay. So tomorrow I will start the relation between linear momentum and kinetic energy, potential energy, everything. Okay. Yes sir. आज की क्लास में कोई डाउट नहीं? No sir, कोई डाउट नहीं है।